है ना। yes sir, तो एक एक करके प्रोविजन पढ़ते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज, आपको ना बिल्कुल अच्छे से समझ भी आ जाएगा और दिक्कत नहीं जाएगी और एकदम क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो चलो ये शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन जो पूरे दिए हैं वो सेक्शन 71 में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं? section 71। अब एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 1 हो गया, सेक्शन 71 सबसेक्शन 1, ये कहता है कि कंपनी जो है जब वो डिबेंचर इशू करती है तो उसमें वो कन्वर्जन का ऑप्शन दे सकती है, ठीक है। ये ऑप्शन होल्डली भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी कंपनी को अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना होगा तो उसके पहले जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। बहुत आसान सा रूल था। रूल समझ आया कि नहीं आया? yes sir, क्या समझ आया कि डिवेंचर जैसे इशू करते हैं उसमें कन्वर्जन का ऑप्शन दे सकते हैं। अभी ऑप्शन पूरी तरह से भी हो सकता है, मतलब सारे डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे या तो कुछ डिवेंचर होंगे, ठीक है। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए पहले कौन सी मीटिंग बुलानी पड़ेगी? शेयर होल्डर। meeting, एकदम क्लैरिटी आ गई आपको। yes sir, तो पॉइंट नंबर 2 सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कोई भी डिबेंचर वोटिंग राइट कैरी नहीं कर सकता। और सच भी बात है, ये ओनर्स थोड़ी है, ये क्रेडिटर्स है। और अगर वो क्रेडिटर है तो कैसे कंपनी में वोटिंग करेंगे? वोटिंग तो इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं। सही बात है, गलत बात है? yes sir, ठीक। पॉइंट नंबर 3, अगर किसी कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर इशू करना है, क्या इशू करना है? secured ventures, सिक्योर डिबेंचर क्या होता है? जिसके लिए कंपनी अपनी this is प्रॉपर्टी चार्ज करती Charity, yeah. है और इसका कौन सा फॉर्म भरा जाता है? CHG 9. 9, आ जाता है। तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सबसे पहला, आप जब भी सिक्योर डिबेंचर इशू करोगे उसका रिडेम्पशन पीरियड 10 साल से ज्यादा का नहीं होगा। कल ये बताया था क्या मैं आपको? yes sir, और अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर infrastructure 30 years, उसमें पीरियड कितना हो जाएगा? 30 ईयर्स। ये क्लियर है? तो किन किन कंपनियों के लिए 30 ईयर्स हो रहा है? तो जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर infrastructure projects, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, मतलब एक ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मैंने एनबीएफसी चैप्टर में आपको पढ़ाया था ये, जो yes sir, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगवाती है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। कौन सा फंड? debt fund, Debt fund. फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसको बेसिकली आरबीआई ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या नेशनल हाउसिंग बैंक ने परमिट कर दिया है कि आप 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए भी डिवेंचर इशू कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिबेंचर इशू कर सकते हैं 10 साल से ज्यादा के पीरियड के ये लिए। देखो, ये हमारी हो गई कंडीशन नंबर 1। कौन सी कंडीशन थी अपनी? फर्स्ट कंडीशन। वन, कि अगर आप सिक्योर डिवेंचर इशू कर रहे हो तो पहली शर्त ये है कि 10 साल के पीरियड के लिए होगा, और 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होगा तो 30 साल के लिए भी हो सकता है इन कंपनियों के लिए। किसके किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड्स, ठीक है। ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई है। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब सिक्योर डिवेंचर इशू कर रहे हो तो इसके लिए चार्ज क्रिएट किया जाएगा। क्या क्रिएट किया जाएगा? चार्ज, और ये कंपनी की प्रॉपर्टीज पर होगा। और प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए कि डेप्थ आराम से फुलफिल हो सके या लोन पूरा पे हो सके। बताइए, कोई दिक्कत? बात समझ आई कि नहीं सर, आ गई? हाँ, तीसरी बात, तीसरी शर्त ये है कि जब भी आप ये डिबेंचर बेचोगे सिक्योर डिबेंचर, तो आपको 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर 60 days, डिबेंचर ट्रस्टी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी, क्या होता है यार? डिबेंचर ट्रस्टी रखना पड़ेगा। आप बताओ, इसमें कोई दिक्कत है आपको? अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, कोई हाँ डाउट? सर। चौथी शर्त, जब आप अपना सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हो तो आप चाहो तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी रख सकते हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रख सकते हो। कोई दिक्कत? नहीं, अब आप ये बताओ, बिना देखे एग्जाम में सेक्शन 71 की शर्तें लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? पहली किसको लेकर थी? कन्वर्जन को लेकर थी। कन्वर्शन, फिर दूसरी क्या बात हुई कि भाई वोटिंग राइट कैरी नहीं करेगा, ठीक है, ये दूसरा प्रोविजन हो गया। तीसरा, सिक्योर डिवेंचर इशू कर रहे हो तो ये शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 क्या है? 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं होगा। शर्त नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी को चार्ज पे रखोगे। शर्त नंबर 3, डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करोगे। और शर्त नंबर 4 ये है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को चार्ज पे रख सकते हो। ईमानदारी से बोलो, क्लैरिटी आई कि नहीं आई? हाँ सर, अच्छे से सभी लोग हैंड रेस करो, समझ आ गया हो तो हैंड रेस करो अगर समझ आ गया हो तो।
तो ये एक प्रोविजन हो गया कि कैसे डिबेंचर इशू होते हैं। अब बारी आती है डीआरआर की। कल क्या बताया था बेटा डीआरआर का मतलब में? सर डीआरआर एक रिजर्व है जो कि कंपनी लॉस रिजर्व में ईयरली एक अमाउंट डालती है, एक परसेंटेज, ताकि अगर बाद में रीपे ना कर पाए तो उससे हो जाए। चलो बहुत अच्छा, आपको ये चीज आती है। डीआरआर का मतलब आता है, डीआरआर का फुल फॉर्म है डिवेंचर रिजम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसको प्रॉफिट से हमें निकाल कर रखना होगा, ठीक है, ताकि कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो डिवेंचर का पैसा ना डूबे, हम पे कर सके। राइट, सही बात है गलत बात है? यस सर। अच्छा, अभी यहाँ पे एक स्लैब दिया हुआ है कि किसको कितना कम से कम डीआरआर बनाना चाहिए। तो अगर आप ये समझ लो आपका डिवेंचर कन्वर्टिबल नेचर का है, किस नेचर का है? कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए आपको डीआरआर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई कंटीजेंसी हुई तो उन शेयर्स को, उन डिवेंचर्स को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। तो फिर डीआरआर निकालने की जरूरत क्या है? सही बात है गलत बात यस सर। है ना? अब कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज है जिसमें बताया गया कितना कितना परसेंटेज डीआरआर करना होता है। जैसे अगर मान लो कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको आरबीआई रेगुलेट करती है, ठीक है, या कोई बैंकिंग कंपनी है, क्या है? बैंकिंग कंपनी है, तो उनको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? डीआरआर क्रिएट करने ठीक है, उसका पॉइंट नंबर 3 पढ़ना, जितनी एनबीएफसी है, क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो आरबीआई के रजिस्टर है, उनको अपने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर के 25% तक के अमाउंट का डीआरआर क्रिएट करना होगा। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। जैसे अगर इन्होंने डिबेंचर 100 करोड़ के बेचे हैं, कितने के बेचे हैं? 100। तो डीआरआर में कम से कम कभी भी कितना करोड़ होना चाहिए? 25 करोड़। आप बता दो, कोई दिक्कत? नहीं सर। वैसे अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो किसके पास रजिस्टर्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक के पास, एनबीएफसी चैप्टर सेटिंग अप में सब पढ़ाया हूँ आपको, मुझे जितना ध्यान है ना, यस सर। हाँ। तो उनको भी डिबेंचर की वैल्यू का कितना परसेंट निकाल के रखना है? 25%। 25% निकाल के रखना है। देखो सब में एक चीज दी हुई है कि अगर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर है, मतलब कुछ लोगों को आपने डिबेंचर दिए, तो डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये तभी आप क्रिएट कर रहे हो जब आप पब्लिक को डिबेंचर बेचोगे। किसको बेचोगे? पब्लिक को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उनको भी 25% निकालना है। कितना निकालना है? 25%। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। तो इनको बेसिकली 25% डीआरआर निकालना है अगर इन्होंने प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर इशू किए हैं। प्राइवेटली प्लेस मतलब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को इशू किया है। किसको इशू किया है? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। यहाँ पे इस लाइन को ध्यान रखना। ऊपर क्या बोल रहा था, ये जितने बाकी इंस्टीट्यूशन थे इनका क्या हिसाब था कि अगर इन्होंने प्राइवेटली प्लेस किया प्राइवेट दिया है तो नहीं, जरूरत नहीं है डीआरआर की। लेकिन लिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनी को। वैसे अगर अनलिस्टेड कंपनी है, उसने भी प्राइवेटली प्लेस किया होगा, पब्लिक के लिए तो बनाना ही था। अगर आपने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को भी आपने अगर डिबेंचर बेचे तो 25% कम से कम निकालना पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत? सर तो मतलब लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी दोनों में डीआरआर क्रिएट करेगी? हाँ, दोनों में क्रिएट होगा। देखो अनलिस्टेड कंपनी तो सिर्फ प्राइवेटली प्लेस कर सकती है, मतलब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दे सकती है, और लिस्टेड दोनों को कर सकती है, पब्लिक को भी कर सकती है और सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को भी कर सकती है। तो दोनों को ही 25-25% निकालना होगा। आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। चलो, तो ये रूल खत्म हो गया। डीआरआर क्लियर है आपको? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है डीआरआर में? नहीं। कल उतने क्वेश्चंस थे नहीं अपने पास रात को डिस्कस करने के लिए। अभी डिबेंचर खत्म हो जा रहा है तो आज क्वेश्चन रहेंगे तो आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो, अब आते हैं हम लोग डिबेंचर ट्रस्टी पे। किस पर आते हैं? डिबेंचर ट्रस्टी। एकदम सिंपल सा रूल बोल रहा हूँ, याद रखना। जब भी आप डिबेंचर इशू करोगे, क्या इशू करोगे? डिबेंचर इशू करोगे और इसमें 500 से ज्यादा लोग होंगे। कितने से ज्यादा लोग होंगे? 500 और मोर। इससे ज्यादा लोगों को इशू करना होगा तो पहले आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी रखना होगा जो इन लोगों के बिहाफ में काम करेगा। किसके बिहाफ में काम करेगा? लोगों के बिहाफ में। इनके बिहाफ में काम करेगा। अब जब किसी के साथ भी याद रखो ट्रस्टी वर्ड लग जाता है, क्या वर्ड लग जाता है? ट्रस्टी।
ट्रस्टी वो होता है जो किसी के बिहाफ में काम करता है। जैसे आपको मैंने एक ट्रस्ट नाम का चैप्टर पढ़ाया था, मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा, आप संभालोगे तो आप ट्रस्टी है, और बेनिफिट किसका होगा? थर्ड पार्टी का होगा। सही बात है। थर्ड पार्टी का। तो यस सर। कंपनी को भी यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी जो होती है ट्रस्टी को दे देनी होती है। ट्रस्टी क्या प्रॉपर्टी रखा रहता है और कंपनी इधर जो है अपना लोन का पैसा चुकाती रहती है पब्लिक को। अगर कंपनी नहीं चुका पाई तो फिर ये ट्रस्टी क्या करेगा? पब्लिक उनका पैसा वापस करेगा। कैसे करेगा? प्रॉपर्टी बिकवा के। क्या करके? प्रॉपर्टी बिकवा के। तो मेरी बात समझ रहे कि सिर के ऊपर से गई? आगे सर। आ गई? तो देखो एक एक लाइन पढ़ना ना। अ कंपनी बिफोर मेकिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस or an offer or inviting public or member to more than 500 person shall appoint one or more क्या? Debenture trustee. The name of debenture trustee shall be stated in letter of offer inviting subscription for debenture and also in all subsequent notice or other communication sent to debenture holder. जब भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे उसमें भी डिबेंचर ट्रस्टी का नाम होगा, और डिबेंचर से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन जब भी होगा उसमें डिबेंचर ट्रस्टी का नाम होगा ही होगा। आप बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। जब भी आप किसी को डिबेंचर ट्रस्टी बनाएंगे तो उसकी रिटर्न कंसेंट जरूर दे देंगे कि वो आपका ट्रस्टी बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। अब ये ट्रस्टी एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। कंपनी के अंदर के बंदे को ट्रस्टी नहीं बनाया जाता। अक्सर ट्रस्टी किसी बैंक को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? बैंक को। या फिर कोई ऐसी एंटिटी या पर्सन जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है। किसके पास रजिस्टर्ड है? सेबी के पास। उसे बेसिकली डिबेंचर ट्रस्टी बनाया जाता है। नंदनी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहे सर। आ रहा है, चलो ठीक। तो ये डिबेंचर ट्रस्टी कौन है समझ आ गया। अब इसकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है। क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन। कौन से ऐसे लोग हैं जो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते? इसको हल्के में ना ले, 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये फॉलोइंग पर्सन है जो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। जो लोग कंपनी में शेयर होल्ड करके रखे हैं। क्या होल्ड करके रखे हैं? शेयर्स। ये एक ऐसा पर्सन जो कंपनी का प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी है, या कोई ऑफिसर है, या एम्प्लॉई है, वो नहीं बन सकता। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से क्लियर है? हाँ। जिसको कंपनी से कुछ पैसे मिलने वाले, मतलब मनी रिलेशनशिप है कंपनी के साथ। नेक्स्ट, जो कंपनी से इंडेप्टेड है, मतलब कंपनी को जो पैसा पे करने वाला है, जो कर्जे में है कंपनी के। ठीक है। नेक्स्ट, जिसने कंपनी के लोन की गारंटी दी हुई है। क्या दी हुई है? गारंटी। जिसका कंपनी के पेक्यूनरी, पेक्यूनरी मतलब क्या होता है? मनी मनी रिलेटेड। रिलेटेड। मनी रिलेशन जो है कंपनी के टर्नओवर के 2% या 50 लाख रुपए तक का है। ठीक है। या फिर कंपनी के किसी प्रमोटर का ये रिश्तेदार अगर है। क्या है? रिश्तेदार है तो डिस्क्वालिफाइड है। क्यों? क्योंकि इन सिचुएशंस में इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। आई मेरी बात समझ में? यस सर। जैसे शेयर होल्ड किया, प्रमोटर है खुद या डायरेक्टर है उस कंपनी का, या कंपनी से उसको कुछ पैसे देने हैं, या वो कंपनी को कुछ पैसा देने वाला है कर्जा। ठीक है, या उसके लोन की कंपनी के गारंटी दिया हुआ है, या मनी रिलेशन है 2% ऑफ टर्नओवर तक का, या फिर कंपनी के प्रमोटर का या किसी पर्सन का रिश्तेदार है, तो यार ये डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। आपको बात समझ आई कि नहीं है? आगे सर। अच्छे से आ गई? टफ लग रहा है क्या चैप्टर? चैप्टर टफ है क्या? समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। अच्छा, अब बारी आती है बेटा ड्यूटीज की। किसकी बारी आती है? ड्यूटीज। मान लो कल को अंकिता को अगर डिबेंचर ट्रस्टी बना दिया जाए कंपनी का, तो अच्छा अंकिता को डिबेंचर ट्रस्टी क्यों बनाया गया और कब बनाया गया ये बताओ। जब कंपनी ने क्या बेचा? डिबेंचर्स। कितने से ज्यादा लोग को बेचा? 500। जब अंकिता को अपॉइंट किया गया एज अ डिबेंचर ट्रस्टी तो उसको क्या क्या करना, उसकी क्या क्या ड्यूटी है? सबसे पहले तो ये देखना कि जब लेटर ऑफ ऑफर कंपनी इशू कर रही है, लेटर ऑफ ऑफर मतलब होता है प्रोस्पेक्टस। क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। फर्क बस ये होता है कि जब आप जनरल पब्लिक को इशू करते हो तो प्रोस्पेक्टस किया जाता है, और जब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को करते हो तो उसी को लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर ऑफ ऑफर। तो अगर आप डिवेंचर ट्रस्टी है तो खुद को सेटिस्फाई कर दो कि जो प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर है उसमें कोई भी जो मैटर है ऐसा ना हो जो डिवेंचर के इशू से इनकंसिस्टेंट हो। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने जैसे लिख दिया कि हमारी कंपनी तो नॉर्मल कंपनी है पर डिबेंचर का पैसा हम 20 साल बाद वापस करेंगे, तो जो डिबेंचर ट्रस्टी उनको टोक देगा। क्या बोलेगा कि कंपनी लॉ में ये लिखा है सेक्शन 71 में कि आप जब डिबेंचर इशू करोगे तो उसको रिडीम कितने पीरियड में करना है अपने को?
10 साल 10 के years. साल। तो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी बात इनकंसिस्टेंट ना दिखी हो। आपको ये बात समझ आ गई? यस सर। आगे. दूसरी बात देखो क्या है कि मैंने आपको कल भी ये बात बताई कि जब डिबेंचर बेचा जाता है तो कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स जो है मतलब पब्लिक जो है उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट बनता है? डीड, ट्रस्ट डीड बनती है। डिबेंचर मैंने ट्रस्ट बताई डीड, है। तो ये ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि ट्रस्ट डीड का कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो डिबेंचर होल्डर के लिए प्री जुडिशियल हो। प्री जुडिशियल मतलब हार्मफुल हो। हार्मफुल बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट इसकी ड्यूटी बनेगी कि समय समय पर कंपनी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता रहेगा कि कंपनी कैसा वर्क कर रही है, डिफॉल्टर तो नहीं हो गई है। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अगर कल को कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है तो ये डिबेंचर होल्डर को तुरंत इन्फॉर्म करेगा कि आपकी कंपनी आपका इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही है, आप बताओ क्या एक्शन लेना है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर रख सकता है। नॉमिनी डायरेक्टर वो होगा जो ये देखेगा कि डिबेंचर होल्डर ने जो लोन का पैसा दिया उसका सही इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये फिर से बोलूं, फिर से आगे बोलूं, सर. आ गया? तो आगे. ये आगे क्या करेगा? नॉमिनी डायरेक्टर रखेगा। अब ये नॉमिनी डायरेक्टर किन सिचुएशन में रख सकता है? जब 2 बार डिफॉल्ट कर दिए कंपनी इंटरेस्ट पे करने, मतलब 2 महीने से मान लो आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, या कंपनी ने आपके लिए कुछ सिक्योरिटी पे नहीं रखा है। किस पे नहीं रखा है? सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे नहीं रखा. ये लोग कारण जानना चाहेंगे ना क्यों हो रहा है कंपनी में, तो अपनी तरफ से एक नॉमिनी डायरेक्टर भेज देंगे। क्या भेज देंगे? नॉमिनी डायरेक्टर। कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। समझ आए कि नहीं है? हाँ उसके ये जी सर। करेंगे अपन। ठीक है, जी पॉइंट करेंगे कि अगर मान लो कंपनी ने कोई टर्म एंड कंडीशन तोड़ी है ट्रस्ट डीड की, तो डिवेंचर ट्रस्ट डिवेंचर होल्डर को सीधे जाके बता देगा। क्या बता देगा? कि कंपनी ये नियम और शर्त मान नहीं रही है। जैसे ट्रस्ट डीड में लिखा था कि 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है और ये 6% दे रहे हैं, तो ट्रस्टी तुरंत बताएगा डिवेंचर होल्डर को जाके कि आपको इंटरेस्ट कम दिया जा रहा है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से सारे पॉइंट समझ आए कि नहीं आए? यस आगे सर। उसके बाद आई पॉइंट करना, ये हमेशा इंश्योर करेगा कि जो एसेट्स है कंपनी की कम से कम इतनी रहे कि पूरे डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पूरा पूरा पे हो जाए। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7, इतने पॉइंट पढ़ना हो 7। पाएगा? 7 ही पॉइंट पढ़ना हो पाएगा? हाँ सर। सर. कोई तकलीफ नहीं है इसमें? नहीं। अब तुम आओ उसके ट्रस्ट डीड पे। किस पे आओ? ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड बेसिकली क्या है? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली डिवेंचर सेल कर रहे हैं और जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम कर दे रहे हैं? ट्रस्टी के नाम कर दे रहे हैं। किसके नाम कर दे रहे हैं? ट्रस्टी के नाम। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे ट्रस्ट की पूरी टर्म एंड कंडीशन सेट होती है। मतलब इसमें ट्रस्टी का नाम लिखा होता है, इसमें बताया जाता है कि बेनिफिशियरी कौन है, मतलब डिवेंचर होल्डर कौन है, इसमें बताया जाता है कौन सी प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे रखी जा रही है और ट्रस्टीज की पावर एंड ड्यूटी क्या होगी। कितना क्लियर है? क्लियर है। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से सर। नीचे आधे पॉइंट को पढ़ना। एज पर सेक्शन 71 सबसेक्शन 7 एनी प्रोविजन कंटेन इन ट्रस्ट डीड फॉर सिक्योरिंग द इशू ऑफ डिबेंचर or in any contract with debenture holder secured by trust deed shall be void in so far as it would have effect of exempting a trustee thereof from or indemnifying him against any liability for breach of trust where he fails to show the degree of care and due diligence required of him as a trustee। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आपने ट्रस्ट डीड में किसमें ट्रस्ट डीड। एक ऐसा पॉइंट डाल दिया है जिससे आप ट्रस्टी को हर मिस्टेक पे एग्जेम्पशन देना चाहते हो। क्या देना चाहते हो? मिस्टेक पे एग्जम्पशन। मिस्टेक पे एग्जेम्पशन देने का मतलब कि कल को कोई लापरवाही कर दिया, प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज में डाल दिया, तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो ऐसा पॉइंट वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड। आपको ट्रस्टी रखा गया है तो आपको अटमोस्ट केयर से प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है और कल को कोई गड़बड़ होगी तो आपके ऊपर भी लाइबिलिटी आएगी। मेरी बात समझ आई? कितना समझ यस आई? सर। आगे। एकदम अच्छे से पढ़ देना, बच नहीं सकता ट्रस्टी भी। और उसके नीचे एक छोटा सा तोड़ दिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कल को डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर कोई लाइबिलिटी आ गई तो एज सच तो उसको पे करना पड़ेगा। हाउएवर अगर 3/4 और डिबेंचर होल्डर उसको माफ कर देते हैं, कितने?
3/4। कि भाई तूने जो किया जा, आप तुझे माफ करते हैं, तो फिर वो लायबिलिटी से बच जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसलिए इसको मैंने क्या किया, पर्पल मार्क कर दिया है। आपको ये ध्यान रहेगा। यस सर। पूरी बात रिपीट करता हूँ, डिबेंचर ट्रस्ट डीड एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिबेंचर इशू की सारी नियम शर्तें होती है। ट्रस्टी कौन होगा लिखा होता है, बेनिफिशियरी कौन होगा लिखा होगा, प्रॉपर्टी क्या होगी ये लिखा होगा। साथ साथ बताया जाएगा ट्रस्टी की पावर एंड ड्यूटी क्या है। लेकिन अगर एक ऐसा प्रोविजन डालोगे जिससे आप ट्रस्टी को एग्जेम्प्ट कर दोगे गलतियों से, तो ऐसा प्रोविजन वॉइड है। डिबेंचर ट्रस्टी भी नेग्लिजेंस का लायबल होता है और उसको भी पे करना पड़ सकता है। हाउएवर अगर 3/4 ऑफ डिबेंचर होल्डर उसकी गलती को माफ करने को तैयार है तो वो बच जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, भूलोगे तो नहीं इसको ना। नहीं सर। नहीं सर। समझ आ गया तो सब लोग हैंड रेस कर दो कि हमको समझ आ गया भी है। ऊपर आओ, ये कंसेप्ट बताना बच गया था, डिबेंचर स्टॉक का। ठीक है, ये स्टॉक वर्ड क्या है पहले तो ये समझ लो। गुड्स दो तरह के होते हैं, आप जानते हो, रिटेल और होलसेल। यस सर। अब जैसे यार मैं बोलता हूँ हमारी कंपनी समय समय पर डिबेंचर बेच रही है। हमारे यहाँ कुछ डिबेंचर ऐसे हैं जो 10 रुपए के हिसाब से बेचे गए। कितने के हिसाब से? 10 रुपीज के हिसाब 10 रुपए। मान लो 50 डिबेंचर बेचे गए। फिर हमारे यहाँ कुछ 100 डिबेंचर जो है वो 20 रुपए के हिसाब से बेचे गए। कितने के हिसाब से बेचे गए? 20 के हिसाब फिर से। 500 डिबेंचर ऐसे हैं जिनको हम लोग ने 30 रुपए के हिसाब से बेचा। तो अब आपसे अगर अभी कोई पूछ दे कि अभी आपके कंपनी में टोटल कितने डिबेंचर है, तो आपका क्या जवाब होगा? आपकी कंपनी में टोटल कितने डिबेंचर है? 650। 650 डिबेंचर है। अब इसमें डिनोमिनेशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब अलग अलग डिनोमिनेशन के हैं। तो नॉर्मली जब हम एग्रीगेट वैल्यू बताते हैं कभी भी शेयर की या डिबेंचर की, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक बोलते हैं। फिर इसमें क्या होता है, अलग से चिल्लर वैल्यू या कॉमन वैल्यू नहीं होती, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की। स्टॉक मतलब होता है कंपोजिट अमाउंट या कंपोजिट वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू जो होती है उसको स्टॉक बोला जाता है। कितना समझ आया स्टॉक का मतलब? आगे सर। तो आगे सर। कंपनी इंस्टेड ऑफ इशूइंग डिबेंचर each in respect of separate and distinct debt may raise aggregate loan fund और composite stock known as क्या? डिबेंचर स्टॉक। पूरा पूरा क्या उठाया जा सकता है? स्टॉक उठाया जा सकता है। जैसे आप मेरे पास डिबेंचर खरीदने आए, मैं आपको पहले कैटलॉग दिखाया, भाई 50 डिबेंचर 10 रुपए वाले हैं, 100 डिबेंचर 20 रुपए वाले हैं, 500 डिबेंचर 30 वाले हैं। आप बोलते हैं यार एक काम करना, बताना टोटल डिबेंचर कितने के। मैं बोलता हूँ टोटल 650 डिबेंचर है, या मैं आपको 40 रुपए के हिसाब से दे देता हूँ। कितने के हिसाब से दे देता हूँ? कितने के हिसाब से दे देता हूँ? 40 के हिसाब से दे देता हूँ। तो मैंने आपको पूरा स्टॉक बेच दिया। क्या बेच दिया? स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब ये होता है कि फुल वैल्यू। जैसे शोरूम में गाड़ी खरीदने जाते हो ना, तो हर गाड़ी की कीमत अलग अलग होती है कि नहीं होती है? यस सर। अब मैंने बोला शोरूम ओनर को, बताओ तुम्हारे पास टोटल कितनी गाड़ियां हैं? बोलता सर 50 गाड़ियां हैं। तो उसके पास कितनी गाड़ियों का स्टॉक है? 50। मैं बोलता हूँ एक वैल्यू बताओ जिसमें पूरी उठा दूं। बोलता है सर पर गाड़ी में आपको 60,000 रुपए में देता हूँ। तो मुझे बस क्या करना है, 50 गाड़ी इंटू 60,000 रुपए उतना पे करके पूरी गाड़ियां खरीद लूंगा। सही बात है गलत बात? यस सर। तो डिबेंचर और शेयर भी गुड्स की तरह होते हैं। आप चिल्लर चिल्लर में अलग अलग डिनोमिनेशन या वैल्यू में खरीदो, या पूरे डिबेंचर को एग्रीगेट में आप एक वैल्यू पे खरीद लो। आपके लिए क्या बेटर है? एक वैल्यू में खरीद। एक वैल्यू पे। सॉरी से पैसा कितना है आपके पास, है ना, उस हिसाब से। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा है? अब डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक में फर्क क्या है बेसिकली? तो बेसिकली ये माना जाता है कि डिबेंचर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है और डिबेंचर स्टॉक जो है उसका डिस्क्रिप्शन या एक तरह से एग्रीगेट वैल्यू है। क्या है? एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेब्ट को हम डिबेंचर स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, डिबेंचर और लोन में क्या डिफरेंस है? डिबेंचर और लोन में क्या डिफरेंस है? तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक्नॉलेज करता है कि कंपनी ने डेब्ट दी है। क्या दी है? कंपनी ने डेब्ट ली है। और लोन एक कॉमन टर्म है। लोन मतलब होता है किसी को राइट दे देना या क्रेडिटर को राइट दे देना कि आपसे वो रीपेमेंट डिमांड कर सके। क्या डिमांड कर सके? रीपेमेंट। ये आपको थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, एक बार देखना पड़ेगा आपको। ये ऐसे तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ दिया तो पता होना चाहिए कि डिबेंचर स्टॉक क्या है और डिबेंचर स्टॉक में डिफरेंस क्या है।
कर पाओगे? यस सर। तो अपने यहाँ पे डिबेंचर चैप्टर क्या हो गया? खत्म। कंप्लीट हो गया। अब कल सुबह ना डिपॉजिट कर देना। क्या कर देना? डिपॉजिट। तो आपका जो बड़ा सा यूनिट था डेप्थ कैपिटल, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेप्थ कैपिटल यूनिट से एग्जाम में मान के चलो 10 से 20 मार्क तक के क्वेश्चन आते हैं। तो डेप्थ कैपिटल में 3 चीज पढ़े हो। क्या क्या पढ़े? बोरोइंग पढ़ लिए हो, डिबेंचर पढ़ लिए हो, कल क्या पढ़ोगे? डिपॉजिट। डिपॉजिट पढ़ के चैप्टर को क्या करने वाले, यूनिट को क्या करने वाले हो? खत्म करने वाले हो। ठीक है, इस वीक आपको मैं 2 यूनिट करा दे रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ चिल्लर चैप्टर बचेंगे, मेन खत्म हो गया रहेगा। ठीक है, कल ये खत्म हो जाएगा आपका डेप्थ कैपिटल, और परसों से मैं शेयर कैपिटल चालू करवा दूंगा। क्या चालू करवा दूंगा? शेयर कैपिटल। आपका जो इसमें 2 बड़ा यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। आपको जैसे 50 मार्क का पार्ट ए है, तो उसमें से 30 मार्क का तो यही 2 यूनिट से पूछता है। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से बन जाएगा। कोई दिक्कत आपको? सर। शाम को रिवीजन करेंगे अपन सीएस वाले चैप्टर का, और रात को डिबेंचर के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, यस सर। ये करो।